ये है पॉलिटी पॉइंट वाइज सीरीज। इसमें देखेंगे हम 25 पॉइंट्स जो कि रिपीटेडली एग्जाम में पूछे गए हैं 176 से लेकर 200 पॉइंट तक। आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक जितने भी आर्टिकल हैं वो बिलोंग करते हैं यूपीएससी को, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो सारे काम कराती है। जिस यूपीएससी के जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने हैं ये सारी चीज़ देखती है वो। ये पार्ट 14 को बिलोंग करते हैं ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें है क्या, मतलब यूपीएससी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मतलब कैसे बनने में इलाबोरेट करते हैं प्रोविजंस रिगार्डिंग द कंपोजिशन, अपॉइंटमेंट, रिमूवल ऑफ द मेंबर्स। यूपीएससी में देखो मेंबर्स तो होंगे, तो यूपीएससी का क्या कंपोजिशन क्या है, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है मेंबर्स का, उसके क्या पावर है, क्या वो काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक। तो इनके पीछे कोई भी आर्टिकल वो यूपीएससी को बिलोंग करेगा। यूपीएससी के जो मेंबर्स होते हैं, कितने मेंबर होते हैं पूछा जाता है, 9 से लेकर 11 मेंबर तक होते हैं, उसमें इंक्लूडिंग चेयरमैन। यूपीएससी के मेंबर्स के जो नंबर है वो 9 से लेकर 11 मेंबर तक होते हैं चेयरमैन के साथ। 1/2 of the members of the UPSC should be such person who hold office for at least 10 years or either government of India or under the government of any state। जो 9 से लेकर 11 मेंबर तक होते हैं उनमें से कम आधे मेंबर को 10 साल तक गवर्नमेंट ऑफिस में रहने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द यूपीएससी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। देखो इन्हें डेफिनेटली जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना उनका सबका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करते हैं। तो यूपीएससी के जो चेयरमैन है और जो मेंबर्स हैं उनका उन्हें अपॉइंट करने का काम भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 6 ईयर और 65 ईयर्स ऑफ एज। जो भी पहले आ जाए 6 साल के लिए ये अपॉइंट होते हैं। अगर 6 साल से पहले ये 65 ईयर्स का कोई हो गया तो वो रिटायर हो जाएगा। जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी खर्चे हैं यूपीएससी के, वो सारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाते हैं। मतलब इसमें कुछ पार्लियामेंट का से नहीं है, तो पार्लियामेंट इसके ऊपर ज़्यादा वो नहीं कर सकती रोक टोक। इस इनकी जो सैलरी है, अलाउंसेस हैं, पेंशन है, सारी चीज़ें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से डायरेक्टली जाती हैं। ए मेंबर ऑफ यूपीएससी मे रिजाइन। अगर रिजाइन करना चाहता है कोई मेंबर यूपीएससी का तो रिजाइन कर सकता है। तो वो रिजाइनेशन लेटर देगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, क्योंकि उन्होंने ही वो अपॉइंट किए हैं। द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ए स्टेट। यूपीएससी का जो चेयरमैन है वो फिर दूसरी जॉब में नहीं जा सकता, दूसरी गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा सकता, उसके लिए एलिजिबल नहीं है। ए मेंबर ऑफ यूपीएससी इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। अगर कोई मेंबर है यूपीएससी का तो वो चेयरमैन बन सकता है या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में जब चेयरमैन बन सकता है, बट कोई और जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। देखो जो चेयरमैन है उसको कोई जॉब मिलेगी नहीं, और जो मेंबर्स हैं वो चेयरमैन बन सकते हैं, बस इतना है। चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, देखो स्टेट में भी है, स्टेट के भी एग्जाम होते हैं। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर है उन्हें अपॉइंट करते हैं गवर्नर। अगर उन्हें रिमूव करना है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को रिमूव करना है, तो रिमूव करने का अधिकार सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इनका टर्म भी 6 साल का होता है, बट एज है 62 ईयर्स ऑफ एज। जो भी पहले आ जाए वो रिटायर हो जाएंगे, या तो 62 की एज पहले हो जाए तो रिटायर हो जाएंगे, या 6 साल का टर्म 60 की उम्र में भी हो जाएगा तो भी रिटायर हो जाएंगे। मतलब एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए। चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब 2 स्टेट का एक साथ हो जाए तो इन्हें अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, क्योंकि इन्हें गवर्नर का कोई हक नहीं इनके ऊपर बनता, और इन्हें रिमूव करने का अधिकार भी प्रेसिडेंट का ही है। कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन में ये भी डिटरमाइन करेंगे प्रेसिडेंट। मतलब जो भी जॉइंट चीज़ होगी स्टेट के बीच में वो प्रेसिडेंट के पास जाएगी। आर्टिकल 315 है अबाउट द पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड द स्टेट्स। आर्टिकल 316 है अबाउट द अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगा मेंबर्स का। 317 है अबाउट द रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ मेंबर्स और पब्लिक सर्विस कमीशन। 320 है फंक्शन। तो 315 और 320 से याद रखना है। 315 है यूपीएससी और स्टेट का जो पीसीएस है, और 320 इनके फंक्शन क्या है। आर्टिकल 124 से 147 तक पार्ट 5 है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये बिलोंग करता है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट की ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इंडिपेंडेंस क्या है, जुरिस्डिक्शन पावर, ये सब चीज़ें आर्टिकल 124 से 147 तक सारी सुप्रीम कोर्ट को बिलोंग करती हैं। ये पार्ट 5 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखो जज जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्हें अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, बट उन्हें अपॉइंट करने से पहले वो कंसल्ट करते हैं चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट के, उनसे।
Eligibility to become judge of the Supreme Court. He must be a हाई कोर्ट जज फॉर एटलीस्ट 5 ईयर. सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कम से कम 5 साल का उन्हें एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी हाई कोर्ट में जज के फॉर्म में, या 10 साल का एडवोकेट होने का एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट में, तब वो एलिजिबल है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए. ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट सीज टू बी सो अटेनिंग द एज ऑफ 65 ईयर्स. 65 साल की उम्र में वो रिटायर हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के जज. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन है क्या? आर्टिकल 131 ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन याद रखना है. अगर इस ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास, आर्टिकल 131 इसमें है, अगर किसी स्टेट्स का डिस्प्यूट हो गया है यूनियन से, सेंटर से, या 2 स्टेट्स का जो डिस्प्यूट हो गया है, तो ये केस डायरेक्टली जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में. सुप्रीम कोर्ट का ही बनता है इसमें कुछ कहना, तो इसे कहते हैं ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन. आर्टिकल 131 सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है डिस्प्यूट बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द यूनियन एंड बिटवीन यूनियन और एनी स्टेट. मतलब 2 स्टेट आपस में लड़ रहे हैं तो ये डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएगा. आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक ये पार्ट 6 है और ये हाई कोर्ट को बिलोंग करता है. हाई कोर्ट स्टेट में होते हैं, सुप्रीम कोर्ट सेंटर में एक ही है. हाई कोर्ट, every judge of high court is appointed by the president. President can consult the chief justice of India, governor of state and also the chief justice of that is high court. मतलब हाई कोर्ट के जज को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, बट अपॉइंट करने से पहले वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करते हैं, उस स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करते हैं और उस स्टेट के गवर्नर से कंसल्ट करते हैं. उसके बाद हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट. हाई कोर्ट के जज का जो टर्म है वो 62 ईयर्स की एज में है तक वो रहते हैं, उसके बाद वो रिटायर हो जाते हैं. प्रेसिडेंट कैन ट्रांसफर जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. वन मतलब ये है कि प्रेसिडेंट एक जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में भेज सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं. इम्पीचमेंट ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट जज, मान लो सुप्रीम कोर्ट के जज का बिहेवियर सही नहीं है, उन्हें इम्पीच करना है. इम्पीच मतलब उन्हें उनके पद से हटाना है, तो इसके लिए एक मोशन पास करना पड़ेगा, पास करके प्रेसिडेंट को देना पड़ेगा. पास कौन करेगा? पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में लोकसभा के 100 मेंबर साइन करके दें या राज्यसभा के 50 मेंबर साइन करके दें प्रेसिडेंट को, तभी प्रेसिडेंट सोचेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है. मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है ना कुछ ऐसा काम कर रहा हो जो सही ना हो, तो पार्लियामेंट उन्हें रिमूव करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एक्चुअल में पार्लियामेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसके बिना कुछ चीज़ें होती नहीं है.